देखो बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले ना अपना पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट रे अपना पाथ चेंज कर दे और एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल कर जाए, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट रे अपना पाथ चेंज करके फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर जाए, दैट इज रिफ्रैक्शन। ये जो पाथ चेंज करती है किसकी वजह से करती है? वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, और उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अगर एक मीडियम और दूसरा एयर है तो एब्सोल्यूट, अगर दोनों मीडियम्स हैं तो रिलेटिव। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, N=C/V। एक और चीज पढ़ी थी, अगर पहली चीज रेयर है और दूसरी डेंसर। रेयर मीन्स उसकी डेंसिटी लेस है या लो है, और डेंसर मीन्स उसकी डेंसिटी हाई है, तो लाइट रे आएगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंट हो जाएगी। और अगर पहला ऑब्जेक्ट डेंसर दूसरा रेयर है तो लाइट रे आएगी और नॉर्मल के अवे बेंट हो जाएगी। भाई, लो डेंसिटी का मतलब है उसकी स्पीड हाई है। डेंसिटी और स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतना कॉन्सेप्ट कल हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना भी इसे ढंग से। आगे की जितनी भी डेरिवेशंस होंगी वो सब इसी पे होंगी, इसलिए इसे आराम से समझना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, दो मीडियम्स में होती है। ठीक, इसमें हमें दो मीडियम चाहिए, मीडियम 1 और मीडियम 2। अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाए तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और अगर लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये पढ़ना है। फर्स्ट से सेकंड में आ रही है या सेकंड से फर्स्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का क्या हो जाएगा? N1, सेकंड मीडियम का क्या हो जाएगा? N2। सिमिलरली N1 N2। अब इसके वर्ड्स समझना, इसलिए अगर हमसे क्वेश्चन, इसके वर्ड टू वर्ड समझना, इसका मतलब क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड, दैट मीन्स जब लाइट फर्स्ट से सेकेंड में ट्रैवल कर रही है तो हम इसे क्या बोलते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। कहाँ पे आके रुकी? सेकेंड मीडियम पे। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हम इसे ये लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहां आके रुकी वो विथ रिस्पेक्ट टू जहां से चलनी स्टार्ट हुई। इसे क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रुकी कहाँ पे? फर्स्ट। किसके रिस्पेक्ट में चल रही थी? विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जहां पे आके स्टॉप हो वो नंबर पहले और जहां से स्टार्ट हो वो नंबर बाद में। अगर इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? स्टॉप कहाँ हुई? 2 पे, 2 नंबर ऊपर। स्टार्ट कहाँ हुई? 1 से, तो 1 नंबर ऊपर। इसमें ये जहाँ स्टॉप, ये जहाँ से स्टार्ट। जहाँ स्टॉप हुई वो नंबर नीचे, जहाँ से स्टार्ट हुई वो नंबर ऊपर। स्टॉप नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, स्टार्टिंग नंबर हमेशा
ऊपर लिखा जाता है। इसे हम 1 and 2 को ये भी लिख सकते हैं n2/n1। 2n1 को हम लिख सकते हैं n1/n2। ये रिप्रेजेंट करने का मेथड या टेक्निक बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। n का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा फॉर्मूला C/V1। तो n2 का मतलब क्या होगा, C/V2। n1 का मतलब C/V1। 1 and 2 या फिर जो हमने कहा n2/n1, इसे हम क्या कर सकते हैं, C से C कैंसिल, ये रेसिप्रोकल V1/V2। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड और फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है तो वेलोसिटीज उल्टी हो जाती हैं। इसमें क्या करेंगे, n1 का मतलब C/V1, n2 का मतलब C/V2। 2n1 या फिर n1/n2 को क्या लिख सकते हैं हम, C से C कैंसिल, V2 पर V2/, क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक बार मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कराती हूँ। देखो भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दो मीडियम्स का लिंक। होता क्या है इसमें, या तो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाती है, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, या लाइट सेकंड मीडियम से मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकंड, या लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जाती है। अगर फर्स्ट से सेकंड में जाती है, ये होता है n1 n2 n1 n2। अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड में जाती है तो हम इसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कहाँ पे आई, सेकंड, जहाँ पे स्टॉप हो रही है वो पॉइंट पहले, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जहाँ से स्टार्ट हुई वो पॉइंट बाद में। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, स्टॉप कहाँ हुई, फर्स्ट पे, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ये टेक्निक लिखनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ स्टॉप होती है वो नीचे, जहाँ स्टार्ट होती है वो ऊपर। जहाँ स्टॉप होती है वो नीचे, जहाँ स्टार्ट होती है वो ऊपर। 1n, इसे क्या लिखा जाता है, n2/n1। इसे क्या लिखा जाएगा, n1/n2। भाई जो नीचे आता है वो पहले ऊपर, ऊपर वाला नीचे। n2 का मतलब C/V2, n1 का मतलब C/V1। दैट मीन्स 1 and 2 या फिर n2/n1 को हम क्या बोल सकते हैं, V1/V2। 2n1 या फिर सेम वही C/V1 C/V2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, V2/V1। या आपके फाइनल रिजल्ट्स मिल गए हमें। तो अब हम इसके आगे कंसेप्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज तो पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज, सबसे पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ के लिंक के लिए। ये लॉ क्या कहता है, जब कोई लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, बट उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने तक, बट उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ बोथ आर चेंज्ड। सेकेंड लॉ क्या कहता है, वही बात, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल,
एक प्लेन पे तो नहीं आएंगी बट एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जरूर मीट करेंगे। जैसे ये था इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड और ये नॉर्मल, ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जरूर मीट करेंगी, मतलब एक जगह तो जरूर मीट करेगी ही करेगी। क्लियर? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बट वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा मीट करेगी। थर्ड लॉ, साइन ऑफ एंगल आई, मतलब इंसिडेंस रे का जो एंगल है आई, उसका साइन आपने अब मैथ्स में पढ़ लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब, तो वही इंसिडेंस का साइन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स एन, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये थर्ड लॉ कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। पहला लॉ क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर चेंज्ड। सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगी। थर्ड लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ एंगल आई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर इक्वल टू कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम एक बार मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल I1 इंटू N1 कांस्टेंट के इक्वल है, पहले मीडियम की बात कर रहे हैं। दूसरे मीडियम में साइन ऑफ एंगल I2 इंटू N2, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। दो मीडियम्स लिए, पहला मीडियम में N1 हो गया, दूसरे में N2, पहले मीडियम में I1 हो गया और दूसरे में I2। जब दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे भाई। साइन ऑफ एंगल I1 इंटू N1 इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल I2 इंटू N2। साइन I1, ये I2 इधर आ गया और ये N1 N2 के नीचे चला गया, ये I1 तो यहाँ आ गया और ये N1 यहाँ आ गया। हम पुट कर सकते हैं I1 की जगह I और I2 की जगह R, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R, I1 की जगह I, I2 की जगह R, तो साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और वी कैन से 1 and 2, जैसे हमने पहले पढ़ा था। जो ऊपर आता है ये नीचे लिखा हुआ होता है, जो नीचे है वो ऊपर लिखा होता है। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इस लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में चेंज्ड। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ common point, that is point of incidence. Third law, sin of angle I into refractive index is equals to constant। पहले मीडियम में ये साइन I1 और N1 बन गया, दूसरे में साइन I2 और N2 बन गया, दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे। I1 की जगह हमने I मान लिया, I2 की जगह हमने R मान लिया, ये I2 इसके नीचे, ये N1 इसके नीचे। I1 की जगह I, I2 की जगह R, ये हमने खुद लेट करा है। हमने फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनल वाले को रिफ्रैक्टेड रे का एंगल मान लिया। दैट मीन्स साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और वी कैन सिंपली से 1 and 2। दिस पॉइंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर पहले 6 करते हैं, बहुत आराम से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन का ही नोट डाउन कर लो, करके देखो पहले। क्वेश्चन क्या है? द रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे n1 मान लेते हैं, कितना है 1.6। एंड दैट ऑफ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे n2 मान लेते हैं, ये कितना है 2.4। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। वर्ड समझना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। भाई अगर हम पीछे जाएं तो पहला जो अक्षर होता है वो क्या होता है, ये लास्ट वाला होता है जहाँ पे चीज़ स्टॉप हो रही है, और दूसरा जो अक्षर होता है वो क्या होता है, जहाँ से चीज़ स्टार्ट हो रही है। मतलब ये हमारा n2 है, ये हमारा n1 है, ये तो हमें वैसे भी पता चल रहा है। डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर आपने पीछे चेक करा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये जहाँ पे स्टॉप हो रही है, ये जहाँ पे स्टार्ट हो रही है। जहाँ पे स्टॉप हो रही है उसे नीचे लिखा जाता है, सेम काम यहाँ पे अलाउ करेंगे हम। जहाँ पे स्टॉप हो रही है वो नीचे, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो ऊपर। दैट मीन्स ये बन गया n2/n1। n2 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2.4। n1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 1.6। सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर। कौन सा नंबर ऊपर रखना है, कौन सा नंबर नीचे रखना है, ये डिपेंड करता है आपसे किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा गया है।